विद्रदी एंड नाड़ी व्रण। विदा होने के कारण इसको विद्रदी कहा जाता है। आचार्य चरक के अनुसार इसमें रक्त की दुष्टि होने के कारण शीघ्र विदाह होता है और शीघ्र पाक होता है, इसीलिए ये जो व्याधि है इसको विद्रदी कहते हैं। आचार्य चरक ने विद्रदी के कारण क्या क्या बता रखा है? शीत पदार्थ, विदाही, उष्ण, रूक्ष, शुष्क, अति भोजन, विरुद्ध अन्न, विषम आहार, असात्म्य भोजन, मद्य सेवन, वेग धारण, अति व्यायाम, अति भार वहन, अधिक पैदल चलना, अति व्यवहार, ये सब इसके निदान हैं। आचार्य सुश्रुत अनुसार गुरु, असात्म्य, विरुद्धन, शुष्क, संश्लिष्ट, अति व्यवाय, अति व्यायाम, वेग धारण, विदाह द्रव्य सेवन, भिन्न भिन्न दोष एकत्र गुल्माकार होकर वाल्मीकि के समान उन्नत उठा हुआ विद्रदी रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ बेसिक निदान है। संप्राप्ति में यही है कि दोष कुपित होकर अस्थि धातु में स्थित हो जाते हैं और वहाँ पर अस्थि धातु में स्थित होकर रक्त, मांस, मेद को दूषित करते हैं, धीरे धीरे भयंकर शोथ वाली विद्रदी उत्पन्न कर देते हैं। यह विद्रदी महामूल, पीड़ायुक्त, गोल अथवा आयत फैली हुई होती है। ठीक है, और इसके 6 प्रकार होते हैं। मेन ये 2 कैटेगरीज में बढ़ती है, बाह्य विद्रदी और आभ्यंतर विद्रदी। ठीक है, अब जो बाह्य विद्रदी और आभ्यंतर हो गई। ठीक है, सुश्रुत ने इसके 6 भेद बोले हैं, वात, पित्त, कफ, त्रिदोषज, शतज और रक्तज भेद। विद्रदी का सामान्य लक्षण क्या होता है कि महामूलम रुजावंतम, बड़े मूल मतलब ब्रॉड बेस होता है, वेदना युक्त होती है, वृत्त होती है और आयत होती है। ठीक है, अब विद्रदी के विशिष्ट लक्षण बात करेंगे। जो वातज वाला होता है, और कृष्ण अरुण परुष, अधिक वेदना वाला विद्रदी के अनेक प्रकार से इसमें पाक देखने के लिए, अनेक प्रकार के पाक इसमें देखने के लिए मिलते हैं। पित्तज वाले में क्या होता है? पित्तज जो है उदुम्बर के फल के समान, पक्व उदुम्बर संकाश, पके हुए उदुम्बर फल के समान होता है, श्याव वर्ण का होता है, इसमें ज्वर दाह होता है और ये क्षिप्र उत्थान प्रपाकश्च, यानी कि बहुत जल्दी इसमें उभार होता है और ये पकने वाला होता है। इसके अलावा कफज विद्रदी की अगर बात की जाए तो कफज विद्रदी कैसी होती है? शराव के आकार की होती है। ठीक है, शराव के आकार की होती है, श्वेत वर्ण, शीत, स्तब्ध, अल्प वेदना, देर से पाक करने वाली ये होती है। सन्निपातज विद्रदी की बात करेंगे तो सन्निपातज विद्रदी विविध वर्ण, विविध प्रकार की वेदना, विविध प्रकार के श्राव, विशाल आकार वाली विषम पाक, विषम चिकित्सा, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखाई आती हैं। आगंतुज विद्रदी के लिए क्या बोला हुआ है? आगंतुज विद्रदी कैसी होती है? अश्वपतन, प्रहार, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, अश्वपतन माने कहीं से गिर गए, प्रहार माने कोई चोट मार दिया किसी ने। ठीक है, इन सब से क्या होता है? इन सब के कारण वात प्रकोप होकर रक्त पित्त को विकृत कर देता है, जिससे ज्वर, तृष्णा, दाह आदि इस तरीके के अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? ट्रॉमा की वजह से होने वाला है और इसमें ना पित्तज विद्रदी के समान भी लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर रक्तज विद्रदी आता है। ये कैसा होता है? कृष्ण स्फोट होता है, श्याव वर्ण का, तीव्र दाह वाला, ज्वर, वेदना, और पित्तज विद्रदी के समान ही ये भी होता है। इसमें अब दोष के अनुसार विद्रदी का स्राव यहाँ पे बताया। जो वातज होता है इसमें तनुश्राव होता है, पित्तज विद्रदी में पीत श्राव होगा, कफज विद्रदी में श्वेत श्राव होगा। और आचार्य चरक ने बोला है कि पित्तज विद्रदी में तिल, माश, कुलथ, इनके समान जो है श्राव होता है। फिर अंतः विद्रदी की अगर बात की जाए तो अहितकर आहार विहार के कारण दोष गोले स्वरूप में वाल्मीकि के समान उठा हुआ, ये वाल्मीकि क्या, तो जैसे चींटियां अपना घर बना लेती है ना, तो वही चीज़ है, वाल्मीकि के समान उठा हुआ। चींटियां नहीं, एक्चुअली वाल्मीकि आप एग्जैक्ट बोलूँ तो उससे दीमक से रिलेट कर सकते हैं। जैसे दीमक का उठा हुआ घर होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बोला हुआ है।
ठीक है। इसके अलावा अंतःविद्रदी में इसके 10 स्थान बोले में इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कहाँ कहाँ हो सकती है ये? गुदा प्रदेश, वस्तिमुख, नाभि, कुक्षी, वंक्षण, वृक, यकृत, प्लीहा, हृदय, क्लोम। ठीक है, गुदा, वस्तिमुख, गुदा, वस्तिमुख, नाभि, कुक्षी, वंक्षण, वृक, यकृत, प्लीहा, हृदय, क्लोम, ये सारे इसके स्थान होते हैं। अंतःविद्रदी के लक्षण क्या आते हैं? तो गुद के अंदर विद्रदी होने पर वात और मल इन सब का अवरुद्ध हो जाता है। बस्ती में होगा तो मूत्र त्याग में कठिनाई होगी और अल्पता रहती है। नाभि में अगर रहती है ये तो हिक्का आटोप रहेगा पेशेंट को। अगर कुक्षी में होगा तो वायु का प्रकोप होगा। वंक्षण प्रदेश में रहेगी तो कमर और पीठ में उसको तीव्र जकड़ाहट महसूस होगा। किडनीज में, वृक्क में रहेगा तो पार्श्व संकोच उसको देखने के लिए मिलेगा। और प्लीहा में होने पर श्वास में उसको रुकावट मिलेगी। हृदय में अगर होगा तो सारे शरीर में जकड़ाहट और हृदय में तीव्र शूल भी होगा। यकृत में मौजूद है तो वहाँ पे श्वास और तृष्णा, क्लोम में होने के कारण श्वास, तृष्णा, पिपासा, इस तरीके के लक्षण वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आचार्य चरक के अनुसार बताया हुआ है, इतना अपना ध्यान रखें, केवल सुश्रुत के अकॉर्डिंग आपने ध्यान रखना है। अंतःविद्रदी के स्थान ध्यान रखेंगे। गुद प्रदेश, वस्ती, नाभि, कुक्षी, वंक्षण, वृक, यकृत, प्लीहा, हृदय, क्लोम, और फिर इसका सेपरेट सेपरेट लक्षण याद करेंगे। अब एक होता है अस्थि मज्जागत। हाँ, एक ये बताया हुआ है कि श्राव निर्गमन मार्ग, श्राव कहाँ से निकलेगा? तो नाभि के ऊपर, अर्थात यकृत, क्लोम, प्लीहा, ग्रहणी, आमाशय आदि में होने वाली विद्रदियाँ पक के ऊपर की ओर जाती हैं, ऊपर की ओर जाकर मुख नासिक से स्रवित होती हैं। तो ध्यान रखेंगे, नाभि के ऊपर जितना भी एरिया है, ठीक है, वहाँ पे होने वाली विद्रदी पकने के बाद ऊपर की ओर जाकर मुख और नासिका से स्रवित होती हैं। इसके अलावा जो नाभि से नीचे वाले एरिया में होती हैं, ठीक है, नाभि से नीचे होने वाली जो विद्रदियाँ हैं पक के नीचे की ओर जाती हैं, गुदा और मुख मार्ग से फिर वो स्रवित होती हैं। इनमें नीचे की ओर स्रवित होने वाली विद्रदियाँ रोगी में ठीक हो जाती हैं, लेकिन जो ऊपर से निकलने वाली है ना, स्रवित हो रही हैं जो ऊपर, उसमें पेशेंट जीवित नहीं रह पाएगा। जो नीचे से स्रवित हो रही हैं उसमें पेशेंट जीवित रह लेता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसके अलावा हृदय, नाभि, वस्ती को छोड़कर अन्य स्थानों में होने वाली यदि बाहरी त्वचा में विदीर्ण हो जाती है, फट जाता है, तो रोगी कदाचित जीवित रह सकता है। लेकिन क्या होता है, अगर हृदय, नाभि, वस्ती में विद्रदियाँ हो गई हैं, वो फट गई हैं, तो पेशेंट कभी भी जीवित नहीं रह पाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अस्थि मज्जागत विद्रदी के बारे में अब देखेंगे तो इसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस से इसको रिलेट किया जाता है। एक विद्रदी है ये
कि जब अस्थि में विद्रदी होती है तब चिकित्सा ना करें। मज्जा का भयंकर जब अस्थि में विद्रदी होती है और आपने चिकित्सा नहीं की तो मज्जा का भयंकर पाक हो जाता है और ये पाक के कारण उसमें से पुए बाहर नहीं निकल पाता। तब रोगी को कैसा फील होता है? ज्वलनशील वेदना, जल रहा हो ऐसा फील होता है। इस व्याधि में रोगी को चिरकाल तक मतलब अनंत समय तक उसको कष्ट सहना पड़ता है। जब इस अवस्था में शल्यकर्म द्वारा पुए को बाहर निकालने के लिए मार्ग बनाया जाता है तो मेदप्रभ, जब आप इसको छेद के बाहर निकालेंगे ना इस पस को, तो वो कैसा दिखेगा? मेद के जैसा दिखता है। स्निग्ध, श्वेत, शीत, गुरु, श्राव, अस्थि, मतलब इस तरीके का बताया हुआ है कि कैसा स्निग्ध, श्वेत, शीत, गुरु, श्राव, इस तरीके का आप जब अस्थि में छेद करेंगे तो निकलेगा। ठीक है, और ये व्याधि जो है सर्व दोष युक्त कहलाती है और बहुत कष्ट देती है। ठीक है, फिर एक आता है स्तन विद्रदी। तो गर्भिणी और प्रसूता के स्तन के सिराओं में दोष जाकर व्याप्त हो जाते हैं और स्तन विद्रदी करते हैं। इसमें शोथ कैसा होता है? घन होता है। बाह्य विद्रदी के दोष रूप दिखाई देता है। कुमारिकाओं में स्तन विद्रदी नहीं होती क्योंकि उनमें जो स्तनबाही सिराएं होती हैं उनका मुख सूक्ष्म रहता है। फिर आता है आभ्यंतर रक्तज विद्रदी। जिन स्त्रियों में गर्भपात हुआ हो, ठीक है, अबॉर्शन हुआ हो, अथवा जिनका प्रसव योग समय पर हुआ हो और उनमें शीत, रूक्षादि अहितकर आहार विहार के कारण दाह, ज्वर युक्त भयंकर रक्त विद्रदी उत्पन्न हो जाती है और इसको परप्यूरल सेप्सिस से रिलेट किया जाता है। फिर ऐसे ही योग्य समय पर तथा ठीक से प्रसव होने पर भी प्रसवकालीन रक्त बाहर ना आए और शरीर में ही रह जाए तो इस तरीके का रक्तज विद्रदी को मक्कल शूल कहते हैं और ये विद्रदी 7 दिन में शांत ना होने पर पाक को प्राप्त हो जाती है। और विद्रदी की साध्यता के संदर्भ में क्या बोला है कि जो बाह्य विद्रदी है वहाँ पे सन्निपातिक विद्रदी बाह्य विद्रदियों में सन्निपातक विद्रदी असाध्य होती है और जो मर्मगत विद्रदी होती है वो कष्टप्रद होती है। हृदय, नाभि, वस्ती और इन सब की जो विद्रदी है वो मृत्युकारक है। अब चिकित्सा की अगर बात की जाए तो चिकित्सा में भेदन व विस्त्रावण करना पड़ेगा। जलौ का प्रयोग कर सकते हैं। अंतरा विद्रदी को जो है आप ऊषक आदि गण से प्रक्षेप युक्त, वारुणी आदि क्वाथ, इस तरीके की चीज़ें आप उसको पीने के लिए दे सकते हैं। करंज आदि घृत, तिलवक आदि घृत, इन सब का बाहर से लेप कर दें। विद्रदी और गुल्म में डिफरेंस क्या है? तो गुल्म का निबंध नहीं होता, ठीक है, माने कि उसमें मांस, रक्त आदि दूषियों का मूल या बंधन नहीं होता, किंतु विद्रदी निबंध होती है। गुल्म में वात आदि दोष स्वयं गोले के स्वरूप में होते हैं, लेकिन विद्रदी में क्या होता है? ये दोषों की वजह से मांस और रक्त जो है गोले के स्वरूप में आता है। ठीक है, और गुल्म अपने ही दोषों से अवस्थित रहता है जबकि विद्रदी जो है मेनली मांस और रक्त में अवस्थित रहती है। ये इतना कुछ खास है नहीं। अब ना इसको मॉडर्न में जो विद्रदी होता है उसको एप्सिस से रिलेट करते हैं, वही 5-10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे। एप्सिस इज अ कलेक्शन ऑफ पस इन द बॉडी। ठीक है, ये क्या क्या हो सकते हैं? पायोजेनिक एप्सिस, पाइएमिक एप्सिस एंड कोल्ड एप्सिस। पायोजेनिक एप्सिस क्या होता है? कॉमनेस्ट वेराइटी ऑफ एप्सिस है और इसमें डायरेक्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है बाय पेनिट्रेटिंग द वुंड, लोकल एक्सीजन। ठीक है, और ये जो है लिम्फेटिक्स के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू चारों तरफ फिर फैल के जाता है। ठीक है, और पैथोलॉजी इसमें यही है कि क्या होता है? द सुपरेटिव इन्फेक्शन ग्रेजुअली लीड्स टू सेल डेथ एंड लिक्विफिकेशन
एंड इसमें क्या होता है, कुछ पैथोजन भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और ये इसके बारे में है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के मिलेंगे, ठीक है। रेडनेस है, पेन डॉलर है, हीट यानी कैलर, स्वेलिंग माने ट्यूमर, इम्पेयरमेंट ऑफ द फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और पस वहाँ पे मौजूद रहता है, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ मिलेगा, थोड़ा सा ब्राउनी टाइप ऑफ एडिमा इसमें देखने के लिए मिलता है। और व्हेन पस बिकम सुपरफिशियल फ्लक्चुएशन टेस्ट आपको पॉजिटिव मिल सकता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट इसका यही है और कि आपने इंसिजन ड्रेनेज ही करना पड़ेगा। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, टू ड्रेन द पस, टू सेंड अ सैंपल ऑफ पस फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी और गिव प्रॉपर एंटीबायोटिक्स। ड्रेनेज के लिए आप लिबरल इंसिजन लगा सकते हैं, हेल्टन्स मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना काफ़ी है नाम ध्यान रखने के लिए। और बस नेक्स्ट टाइप ऑफ एप्सिस इज पाइएमिक एप्सिस, ठीक है। इन दिस कंडीशन मल्टीपल एप्सिस डेवलप फ्रॉम इन्फेक्टेड एम्बुलाई इन द पाइएमिया। पाइएमिया यानी पाइमिया is a condition characterized by formation of secondary foci of suppuration in various part, ठीक है। और अगर मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं, पाइमिया का मतलब, ईमिया माने ब्लड, पाई से आपने पस समझना है, ठीक है। तो इसमें आप समझ सकते हैं पाइमिया माने कि पस जो है बॉडी में फैलने लगा है, ब्लड में फैलने लगा है। ईमिया माने ब्लड, पस माने पाया माने पस होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बॉडी में जो पस है वो ब्लड में फैलने लगा है, इन्फेक्शियस एजेंट्स फैलने लगे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे साधारण भाषा में समझ सकते हो। पाइमिया इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फोकाई, ये चीज़ इसमें बताई हुई है कि ये इसमें होता है। सच पाइमिया इज ऑल्सो सीन इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस व्हेन इन्फेक्टेड एम्बुलाई पासेस इनटू पोर्टल वेनस सिस्टम, ठीक है। इसमें ना 3 टर्म्स इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पाइमिया जो है कुछ और कंडीशंस में भी एसोसिएटेड रहता है, जैसे कि ऑस्टियोमेलाइटिस है, इंट्राक्रेनियल साइनस का एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गया, एंडोकार्डाइटिस, इन सारी कंडीशन में पाइमिया आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 टर्म्स होती हैं, बैक्टीरीमिया, बैक्टीरीमिया का मतलब होता है बैक्टीरिया इन द ब्लड। फिर एक होता है सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया माने कि दिस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज नॉट ओनली बाय द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड बट द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। टॉक्सिन्स भी मौजूद हैं, बैक्टीरिया है साथ में टॉक्सिन्स मौजूद हैं, इट इज सेप्टिसीमिया। और सेप्टिसीमिया में ब्लड में टॉक्सिन्स भी हैं और ब्लड में बैक्टीरिया भी है। बैक्टीरीमिया जो है केवल उसमें बॉडी में ब्लड में बैक्टीरिया मौजूद है। देन नेक्स्ट इज टॉक्सीमिया, इन दिस कंडीशन टॉक्सिन्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है। और अब मेन काम की बात करते हैं, पाइएमिक एप्सिस में क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। जनरली मल्टीपल होते हैं और इसमें सिम्टम्स जैसे हाई फीवर, राइगर एंड टॉक्सीमिया रहेगा। इसमें क्या होता है, कई बार स्प्लीन एंड किडनीज में
डैमेज हो जाता है, डेथ हो जाती है इन पेशेंट्स में, बिकॉज ब्रेन और हार्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट यही है कि आपने सुटेबल एंटीबायोटिक्स दे देनी है। सुपरफिशियल एब्सेस शुड बी ड्रेन, और आपको कहाँ पे एग्जैक्ट वो एब्सेस है वो चीज़ आपने रूल आउट करनी है। नेक्स्ट इज कोल्ड एब्सेस। तो कोल्ड एब्सेस क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट द एब्सेस इज कोल्ड एंड नॉन रिएक्टिंग इन नेचर। इट डज नॉट प्रोड्यूसेस हॉट एंड पेनफुल एब्सेस, जो कि आपको पायोजेनिक में देखने को मिलेगा, ऐसा ये कुछ नहीं करता है। ठीक है, और ब्रेनी इंड्यूरेशन, एडिमा, टेंडरनेस आर नॉट प्रेजेंट। जो मतलब आपको एक एब्सेस में जो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ये जो ब्रेनी इंड्यूरेशन है इसका मतलब होता है स्वॉलन टिश्यू। ठीक है, स्वॉलन, हार्डन, फर्म, इनेबिलिटी टू पिंच द टिश्यू, इस तरीके की कंडीशन, स्वॉलन एंड हार्ड टिश्यू। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो एक साधारण रूप में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। दूसरी एब्सेसिस में वो यहाँ नहीं मिलेंगी। कोल्ड एब्सेस इज ऑलमोस्ट अ सीक्वल ऑफ ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन एनीवेयर इन द बॉडी। ये बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होता है कॉमनली लिम्फ नोड में, बोन्स में एंड जॉइंट्स में। सिजेशन ऑफ लिम्फ नोड फॉर्म्स कोल्ड एब्सेस। कॉमनेस्ट साइट क्या है इस कोल्ड एब्सेस की? एक्जिला। ठीक है, नेक एंड एक्जिला, और ऑन पैल्पेशन सॉफ्ट एंड मैटेड नोट्स आर फील। तो ये मेनली आपको ना बिकॉज ऑफ टीबी देखने के लिए मिलता है। और साइड का होता है नेक एंड एक्जिला बोला ही, और इसके अलावा एट द साइट ऑफ चेस्ट वॉल फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस। अगर मेनली ना कोल्ड एब्सेस आपको इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ही देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो आपको ना एक बार ट्रीटमेंट कंफर्म हो गया, एंटी ट्यूबरकुलर रेजिम आपको रेजिमेंट स्टार्ट कर देना है। इफ कोल्ड एब्सेस कंटिन्यूज टू प्रेजेंट, एस्पायरेशन शुड बी अटेम्प्टेड ऑब्लिकली थ्रू अ नॉर्मल स्किन एंड नॉट थ्रू द प्रोमिनेंट। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप सीधा सीधा निकालेंगे ना तो कई बार क्या है कि किसी और दूसरे टिश्यू में आप ये जो पैथोजन है वो इम्प्लांट हो जाएगा। तो मेन यही है कि डायग्नोसिस करो और एंटी ट्यूबरकुलर दे दो, ट्रीटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि टीबी की वजह से ही वो चीज़ हुई है। एंड इंसीजन इज शुड नॉट बी मेड ऑन द कोल्ड एब्सेस, और कोई ड्रेनेज नहीं करना है, कोई इंसीजन नहीं करना है। इससे क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है और एक साइनस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सारा हमने पढ़ा अबाउट एब्सेस एंड विद्रदी। 5 या 10 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम पढ़ेंगे दैट इज नाड़ी व्रण। ठीक है, और इसको साइनस से रिलेट किया जाता है। इसका भी 5-10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नाड़ी व्रण की बात करेंगे तो क्या होता है, पुए के भीतर की ओर अधिक मात्रा में गमन करने से गति संज्ञा तथा नाड़ी अर्थात नाली में बहने की तरफ पुए बहने से नाड़ी ये कहलाता है। ठीक है, तो इसकी निरुक्ति यही है कि तस्य अति मात्र गमनाद गति अतिरिश्च नाड़ी एव। इसमें क्या होता है कि किसकी, पस की अधिक गति करने की वजह से, भीतर की ओर अधिक गति करने की वजह से इसका नाम नाड़ी रखा गया है। पुए के भीतर की ओर अत्यधिक मात्रा में गमन करने से और नाली में जैसे जल बह रहा है उस तरीके से ये पस पीछे की ओर बहता है, तो दिस इज कॉल्ड नाड़ी व्रण। ठीक है, और संप्राप्ति की बात करें तो ना ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा प्लीज़ इसको। और अनुचित कर्म करने वाले चिकित्सक पक्व शोफ को भी अपक्व समझकर उपेक्षा कर देते हैं, और जो अधिक पुए वाले व्रण की उपेक्षा कर देता है वह पुए त्वक मांसादि को विदीर्ण करके भीतर की ओर धातुओं में प्रविष्ट कर जाता है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको पक्व है अपक्व है इसकी अच्छे से परीक्षा करनी है। कभी भी जो पका हुआ व्रण है उसको एज इट इज़ नहीं छोड़ें, इंसीजन ड्रेनेज कर दें। अगर आप इंसीजन ड्रेनेज नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वो और ज़्यादा पकेगा। और यही चीज़ बोलिए, वह पुए त्वक मांस आदि स्थानों को विदीर्ण करके इन सबको फाड़ते हुए अंदर की ओर जाता है, गंभीर स्थानों में प्रवेश कर जाता है और नाड़ी मार्ग
को उत्पन्न करता है, इसी नाड़ी व्रण और इसे ही नाड़ी व्रण या गति कहा जाता है। ठीक है, अब इसके प्रकारों की बात करें, सुश्रुत ने 8 प्रकार बोले हैं। वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज, सन्निपातजन, आगंतुज। ठीक है, इस तरीके के बोल रखे हैं इन्होंने। और वाग्भट ने 5 बोले हैं, वात, पित्त, कफ, सन्निपातजन, शल्यज। अब एक एक करके इनके लक्षणों की बात करेंगे। जो वातज नाड़ी है, इसमें नाड़ी व्रण है, इसमें इसका मुख सूक्ष्म होता है, कठोर होता है, पेनफुल होता है। ठीक है, और रात्रि में इसमें फेन सा श्राव होता है। जो पित्तज नाड़ी व्रण है उसमें क्या होगा, तृष्णा होगी, ताप होगा, तोद होगा, अंग में ग्लानि होगी, भेदनवत पीड़ा उसको होगी कि जैसे कोई फाड़ रहा हो ऐसा पेन। दिन में उष्ण व पीत वर्ण का वहां से श्राव देखने के लिए मिलेगा। कफज नाड़ी वाले में क्या होगा कि कफज नाड़ी मंद, पीड़ा युक्त, कठिन, कंडुयुक्त होती है। ठीक है, इसमें कम पेन होगा, कठिन होगा, कंडुयुक्त होगा। रात्रि में अधिक प्रमाण में घन, श्वेत और पिच्छल श्राव इसमें से देखने के लिए मिलेगा। द्वंद्वज वालों में मिक्स लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। सन्निपातज में क्या मिलेगा, तीनों का मिक्स। ठीक है, तो त्रिदोषज में दाह, ज्वर, श्वास, मूर्छा, मुखशोष, तीनों दोषों से युक्त लक्षण मिलेंगे। सन्निपातज नाड़ी व्रण को काल रात्रि के समान प्राणों का नाश करने वाला समझना चाहिए। फिर एक होता है शल्यजन नाड़ी व्रण, जिसको आगंतुज भी कहते हैं। तो त्वग आदि स्थानों में सूक्ष्म शल्य नष्ट होकर शीघ्र ही नाड़ी व्रण उत्पन्न कर देता है। कोई चीज़ अंदर चली गई है, कोई फॉरेन पार्टिकल, वो निकला नहीं, थोड़े समय के बाद वो चीज़ नाड़ी व्रण उत्पन्न कर देगा। इससे फेनयुक्त, मथित, निर्मल, रक्त मिश्रित उष्ण श्राव इसमें से श्रवित होता है और लगातार पेशेंट को पेन इसमें होता रहता है। नाड़ी व्रण की साध्यता की बात करें तो जो त्रिदोषज नाड़ी व्रण है वो असाध्य माना जाता है और बाकी जो है वो सब साध्य समझे जाते हैं। चिकित्सा कैसे करते हैं, जो वातज नाड़ी व्रण है वहाँ पे आपने उपनाह करना है, पुए की गति को विदीर्ण करना है, व्रण में तिल, अपामार्ग बीज, सैंधव लवण को पीसकर इन सब का लेप लगा के व्रण बंधन कर देना है। वातज नाड़ी जो ये है इसको प्रक्षालन करने के लिए बृहत पंचमूल के क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए। अब पित्तज नाड़ी व्रण की अगर बात करें तो इसमें सर्वप्रथम दुग्ध व उदारिकता से उपनाह करना है। उसके बाद नाड़ी से शस्त्र का विदीर्ण करके उसको चीरा लगा देना है और नाड़ी को शस्त्र से विदीर्ण करना, उसमें चीरा लगाने के बाद उस घाव में तिल, नागदंती, यष्टि मधु आदि इनका आपने वहाँ पे व्रण में भर देना है और इसको वॉश करने के लिए हरिद्रा, नीम आदि क्वाथ का प्रयोग करना है। कफज वाले में आपने कुलत, सरसों, सत्तू आदि इन सब से उपनाह करना है एषणी की सहायता से। ठीक है, प्रोब की सहायता से आपने नाड़ी वर्ण की परीक्षण करना है उसका प्रॉपरली, और नाड़ी वर्ण का परीक्षण करना चाहिए। व्रण में तिल, निम्ब, स्फटिक, सैंधव लवण ये सब आपने फिल कर देने हैं। व्रण का प्रक्षालन के लिए आपको करंज का प्रयोग करना चाहिए, निम्ब, जाति फल आदि इन सब का यूज़ करना है। और जो द्वंद्वज होते हैं उनमें उस हिसाब से दोषों की डोमिनेंस के हिसाब से चिकित्सा करेंगे। और जो शल्य जनित है यानी कि जो त्रिदोषज वाला है, सर्वप्रथम नाड़ी व्रण को विदीर्ण करके शल्य का वहाँ से निर्हरण करना है, चीर के उसको निकाल देना चाहिए। नाड़ी मार्ग का शोधन आपने करना है और चीर के उसको निकालो, नाड़ी मार्ग का शोधन करो और तत्पश्चात व्रण शोधन व व्रण रोपण हेतु मधु मिश्रित तिल कल का प्रयोग आपने करना है। अब यहाँ पे इसमें वर्ती का प्रयोग बोला हुआ है कि आप कौन कौन सी वर्ती नाड़ी व्रणों में यूज़ कर सकते हैं। तो विभीतक आदि वर्ती है, घोट फल आदि वर्ती है, धतूरा आदि वर्ती है, लवण मधु मिश्रित वर्ती का प्रयोग कर सकते हैं। और क्षार सूत्र के प्रयोग के लिए भी बोला हुआ है नाड़ी व्रण में क्षार सूत्र का प्रयोग, जो कि आज भी किया जाता है, इनफैक्ट सिर्फ यही किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, सर्वप्रथम एषणी के द्वारा नाड़ी व्रण की आपने दिशा का अवलोकन कर लेना है कि कहाँ पे, प्रोब से पता कर लो। उसके बाद सूचिका में दीर्घ सूत्र स्थापित करना है। ठीक है,
सूत्र डालना है और नाड़ी व्रण की दिशा में उसको आगे की ओर प्रविष्ट करा देना है। व्रण के दूसरी ओर से नाड़ी व्रण के, ये ना क्या होता है, ये फिस्टुला के लिए बेसिकली आपने एक साइड से एंटर कराना है और दूसरी साइड से बाहर से घुमा के इसको ले आना है। ठीक है, ये सब आपने अपने ओपीडी में देखा ही होगा किस तरीके से, ओटी में बेसिकली, कि ये किया जाता है प्रोसीजर। ठीक है, शीघ्रता से बाहर निकालें, तत्पश्चात सुई निकालकर क्षार सूत्र को दोनों ओर से दृढ़तापूर्वक फिर लास्ट में बांध देते हैं। क्षार सूत्र शिथिल होने पर क्षार सूत्र बदलकर दूसरे क्षार सूत्र को आपने लगातार उसमें जो है ड्रेसिंग करते रहना पड़ता है, चेंज करते रहना पड़ता है। नाड़ी व्रण के पूर्ण नष्ट हो जाने तक और नाड़ी व्रण का पूर्णतः छेदन होने तक आपको नाड़ी सूत्र उस पर बांधते रहना है, जब तक वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता। विद्वान शल्य चिकित्सक भगंदर में भी क्षार सूत्र के समान ऐसा ही आपको नाड़ी व्रण के समान ही चिकित्सा बोली हुई है वहाँ पे भी। ठीक है, और ये जो नाड़ी व्रण है ना, इसको मॉडर्न में रिलेट किया जाता है साइनस से, एंड साइनस फिस्टुला एक साथ ही बोल दिया, हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं, इसको साइनस से रिलेट करते हैं। तो साइनस इज अ ब्लाइंड ट्रैक्ट लाइंड बाय ग्रैन्युलेशन टिश्यू लीडिंग फ्रॉम एपिथेलियल सरफेस डाउन इनटू द टिश्यू। ठीक है, और द वर्ड साइनस डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीन्स हॉलो और बे। फिस्टुला एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द ल्यूमेन ऑफ वन विस्कस एंड ल्यूमेन ऑफ अनदर। साइनस के लिए इतना ध्यान रखेंगे, ब्लाइंड ट्रैक है, लाइन बाय ग्रैन्युलेशन टिश्यू। ठीक है, और टाइप्स की बात करेंगे। हाँ, एक सेकेंड, फिस्टुला में मैं बता रही थी कि ये एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन ल्यूमेन ऑफ वन विस्कस एंड ल्यूमेन ऑफ अनदर। बेसिकली दो एरियाज़ के बीच में इस तरीके का एक ट्रैक बन जाता है ये। ठीक है, और इसमें द वर्ड फिस्टुला मीन्स पाइप लाइक, ट्यूब लाइक। ठीक है, बोथ साइनस एंड फिस्टुला जो है कंजेनाइटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनाइटल कब होगा, प्री ऑडिकुलर साइनस कहलाता है, एक्वायर्ड वाला टीबी साइनस, पाइलोनाइडल साइनस, इस तरीके के हो सकते हैं। फिस्टुला जो है एक्वायर्ड हो सकता है एंड कंजेनाइटल दोनों हो सकता है। ठीक है, कंजेनाइटल जो है वो ब्रेकियल फिस्टुला और ट्रेकोइसोफेजियल है, अम्बलाइकल है, इस तरीके के हो सकते हैं। ये खैर जब फिस्टुला वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में है। इसके अलावा जो एक्वायर्ड वाले की बात की गई है तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन, मैलिग्नेंसी और आइट्रोजेनिक। ठीक है, कॉजेज फॉर परसिस्टेंट साइनस और फिस्टुला की बात करें, कोई फॉरेन बॉडी है ट्रैक्ट में, सूचर मटेरियल आदि जैसा, तो वो लगातार वो जो ट्रैक्ट है ना, वो हॉलो कैविटी वो बनी ही रहेगी। कोई नेक्रोटिक टिश्यू है वहाँ पे, डेड बोन जैसे, ठीक है, तो भी वो हॉलो कैविटी बना रहेगा। इसके अलावा इनसफिशिएंट और नॉन डिपेंडेंट ड्रेनेज है, प्रॉपर ड्रेन नहीं हो रहा है, डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन टू द ट्रैक्ट वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और इसके अलावा परसिस्टेंट ड्रेनेज थ्रू द ट्रैक्ट वहाँ पे मौजूद है कि लगातार वहाँ से यूरिन, फीसेस आदि कुछ ना कुछ निकल ही रहा है। इसके अलावा लैक ऑफ रेस्ट इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, इन सब कारणों से लगातार साइनस बना हुआ रहता है या फिस्टुला लगातार बना रहेगा। तो एग्जामिनेशन में पहले तो आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करेंगे तो उसमें आपने लोकेशन देखनी है। ठीक है, और जो प्री ऑरिकुलर साइनस होता है वो क्या है, रूट ऑफ हेलिक्स में ऑफ ईयर में मौजूद मिलेगा, टीबी वाला नेक रीजन में। फिस्टुला की बात करें जो ब्रेकियल टाइप होता है वो स्टर्नोमेस्टॉइड एंटीरियर बॉर्डर में, पैरोटिड वाला पैरोटियल रीजन में। तो ये सब बताए हुए, तो इतना आपको करना नहीं है, बस ध्यान रखेंगे कि कैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। तो सबसे पहले तो आपने उसको लोकेट ही करना है कहाँ पे, देन आपको उसको नंबर देखना है कि यूजुअली तो सिंगल होता है बट कई बार HIV पेशेंट्स में मल्टीपल देखने को मिल सकता है। और फिर आपने ओपनिंग चेक करनी है कि ओपनिंग उसकी कहाँ पे हो रही है। फिर आपने डिस्चार्ज देखना है, वाइट थिन केशियस चीज़ी लाइक डिस्चार्ज है तो वो टीबी साइनस है। फीकल वहाँ पे है तो आपको फीकल फिस्टुला है।
ठीक है। येलो सल्फर ग्रैन्यूल्स वाला है तो उसमें एक्टिनोमाइकोसिस वाला हो सकता है। बोनी ग्रैन्यूल्स हैं तो ऑस्टियोमिलाइटिस। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ दिख सकती हैं। फिर पैल्पेट करेंगे तो टेम्परेचर, टेंडरनेस, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे आसपास देखनी है। और अब यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि फिस्टुला कैसे, एक ये ओपनिंग है इसकी और एक ये ओपनिंग है। और आप जब साइनस देखेंगे तो केवल एक सिंगल ओपनिंग है, इधर की साइड कोई ओपनिंग आपको दिख नहीं रही। ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन बात करें तो आपने हीमोग्लोबिन बेसिक जो होता है ब्लड टेस्ट वो करा लेंगे, जिसमें हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी ये सब दिख जाएगा। ठीक है। जो भी डिस्चार्ज निकल रहा है उसको कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे आप। ठीक है। एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट कराएंगे, साइटोलॉजी, ग्राम स्टेनिंग कराएंगे, एक्सरे ऑफ द पार्ट टू रूल आउट ऑस्टियोमेलाइटिस। ठीक है। ये चीज़ देखने के लिए, या कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है उस ट्रैक में, वो देखने के लिए एमआरआई, सीटी और साइनोग्राम टेस्ट होता है वो कराना पड़ेगा। और फिस्टुलोग्राफी एंड साइनोग्राफी आपको करानी पड़ेगी फॉर नोइंग द एग्जैक्ट एक्सटेंट एंड ओरिजिन ऑफ साइनस एंड फिस्टुला, कि मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे, ये जानने के लिए आपको कराना पड़ेगा। इसके अलावा वाटर सॉल्यूबल और अल्ट्रा फ्लूइड लिपॉइड आयोडीन डाई इज़ यूज। ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। ट्रीटमेंट क्या है कि बेसिक आपने एंटीबायोटिक्स देनी है, एडिक्वेट रेस्ट दे दो, और जो फिस्टुला का ट्रैक है उसको काट के हटा दो। ठीक है। और ड्रेनेज करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। और जो भी कॉज है, अगर टीबी की वजह से हो रहा है तो जैसे आपने एटीटी दे दी, अगर फॉरेन बॉडी की वजह से है तो आपने वो फॉरेन बॉडी रिमूव कर दी। तो जो भी एग्जिट कॉज है आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हमने डिस्कस किया। तो अबाउट नाड़ी व्रण, ठीक है, एंड विद्रदी, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक यू।